Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 अप्रैल 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वेमनड लेक को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडियन जुडिशरी के रेफरेंस में आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो एक रिटायर्ड जज है ना, उनको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की परमिशन के माध्यम से वापस सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं, कह सकते हैं बैठो और सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह काम करो। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो खुद के ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, वैसे ही क्या हाई कोर्ट के पास में भी पावर है, यानी कि अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डस। जैसी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, वैसे यहाँ पर हाई कोर्ट के पास में भी होती है। तो बताओ यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। और आज का जो थंबनेल वाला आर्टिकल है इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे पास में आज एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है, बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं राइटर के, जो कि हमारे थंबनेल से लिंक होता हुआ आर्टिकल है। वहीं पर हम उसके बारे में सारी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जब आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को देखोगे तो यहाँ पर एक आर्टिकल निकल कर आएगा, ये वाला। ये भी कुछ खास काम का नहीं है, कुछ डेटा दिया गया है और डेटा हमारे लिए इतना रेलिवेंट है नहीं, बट बताया गया है एक्सपोर्ट्स के बारे में, और प्लस आने वाले समय के लिए एक्सपोर्ट का क्या टारगेट रखा गया है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो अभी पिछले कुछ सालों में इंडिया ने एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है वो हासिल कर लिया है, क्योंकि 2015-16 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 435 बिलियन डॉलर्स का था। कितने का? 435 बिलियन डॉलर्स का था 2015-16 में। ठीक है, अब 2015-16 से जब आप अब की बार के साल के कंपैरिजन करोगे, यानी कि 2022-23 से कंपैरिजन करोगे, तो 2022-23 में अब की बार एक रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे जो हमने अचीवमेंट है वो हासिल कर लिया है। तो 435 बिलियन डॉलर से बढ़कर जो एक्सपोर्ट है अब की बार वो पहुँच चुका है 760 बिलियन डॉलर्स का। 760 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हम आ चुके हैं, लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास पहुँच चुके हैं। तो ये अपने आप में एक ह्यूज अचीवमेंट माना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा टारगेट हम लोगों ने अचीव नहीं किया था, अब की बार फाइनली इसको अचीव कर लिया है। और इसी के साथ में जो दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर वाली कंट्रीज़ की लिस्ट होती है ना, उसमें इंडिया कहीं ना कहीं आने वाले समय में टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर अपनी पोजीशन को बनाने वाला है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है, जैसा कि पहले अभी तक नहीं हो पाया था। फिर इसी के साथ साथ हम लोगों ने आगे का टारगेट सेट कर लिया है। ये तो अभी का स्थिति है, यानी 2022-23 के अंदर में 760 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है वो हुआ है। अब जो हम लोगों ने आगे का टारगेट रखा है, यानी कि 2030 तक का जो भारत ने टारगेट रखा है वो है 2 ट्रिलियन डॉलर का, कि हम लोग 2 ट्रिलियन डॉलर तक की जो एक्सपोर्ट है वो पहुंचाने वाले हैं। और ये पॉसिबिलिटी है कि आराम से यहाँ पे हम लोग पहुँच सकते हैं, इस पर्टिकुलर टारगेट को छू सकते हैं, क्योंकि अभी 760 बिलियन डॉलर हो चुका है। 2 ट्रिलियन डॉलर तक का हमारा टारगेट है 2030 तक का, तो पॉसिबिलिटी है इसको यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। कैसे? तो देखो अभी ना धीरे धीरे हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है।
डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुका है। आपने देखा पिछले कुछ समय पे लगभग 14,000 करोड़ रुपए का जो हम डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कर चुके हैं, और अभी हमारा आगे टारगेट बन चुका है कि हम 40-50 हज़ार करोड़ तक डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकें, है ना। तो मतलब एक छोटा सा एरिया ये भी कवर कर रहा है। उसके साथ साथ काफ़ी और सेक्टर्स हमारे धीरे धीरे करके ग्रो होने स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, 2030 तक ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? क्या हम 2 ट्रिलियन तक वाकई पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। उसके पीछे का यहाँ पर एक और रीज़न नज़र आता है। क्या? क्योंकि भारत ने अलग अलग देशों के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे यहाँ पर हमारे व्यापार को एक जंप मिला है। फॉर एग्जाम्पल यूएई के साथ में भारत काफ़ी फ़ायदे में रहा। यूएई के साथ में जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था ना रिसेंटली, तो उसके दौरान कह सकते हो इंडिया ने लगभग $30 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया। तो यहाँ पे इंडिया को एक जंप मिल गया। और अभी आने वाले समय पर बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले हैं अलग अलग देशों के साथ में, कनाडा के साथ में, इजराइल के साथ में, जैसा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे इन देशों के साथ में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं और वो यूएई जैसे कारीगर साबित होते हैं, यूएई जैसे फ़ायदेमंद साबित होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत आराम से 2030 तक इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। और $2 ट्रिलियन तक पहुंचते ही आप कह सकते हो यूएसए को एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया बीट कर सकता है। क्योंकि करंट समय पर, यानी कि जिस साल हमारा $760 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, उस समय पर यूएस का लगभग 1.7 ट्रिलियन के आसपास एक्सपोर्ट किया है। 1.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर यूएस ने एक्सपोर्ट किया है। अच्छा, तो टॉप नंबर पर कौन है? टॉप नंबर पर चाइना है। चाइना ने लगभग बताया जा रहा है कि $3 ट्रिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट किया है। $3 ट्रिलियन, ये अपने आप में एक मैसिव अमाउंट है। तो यहाँ तक पहुँचने में इंडिया को टाइम लगेगा, लेकिन यूएसए को हम बीट कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में। जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसी गति से अगर ग्रो करती रह गई तो। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी जो क्लैरिटी है इस आर्टिकल को लेकर वो मिल गई होगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है पूरा एक्सपोर्ट का मामला, और इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ है, और आने वाले समय के लिए हम लोग क्या क्या अपने टारगेट को रखकर चल रहे हैं। तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में आप लिंक कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ अलग से फैक्चुअल डेटा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ अलग से पढ़ने के लिए यहाँ पर है भी नहीं, बस खाली इतना करंट इशू ध्यान रखना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। क्या चर्चा की जा रही है? तुम्हारी सरकार की ना एक स्कीम थी, उस स्कीम के अंदर क्या बोला गया था कि लगभग 5.5 लाख रुपीज़ ना पर फैमिली को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, यानी 5.5 लाख रुपए कुछ परिवार वालों को देने वाले हैं। अब वो कौन से परिवार वाले हैं? लगभग 5,000 हिंदू और सिख फैमिलीज़ थी वो। अब ये कौन सी फैमिली हैं? जो कि पाकिस्तान, और क्या आपको पता है ना, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, देश आज़ाद हुआ, साथ ही साथ में बंटवारा भी हुआ। तो जो भी यहाँ पर हिंदू और सिख फैमिली पाकिस्तान के वेस्टर्न पंजाब वाले रीजन से माइग्रेट करके इंडिया में आए थे 1947 के पार्टीशन के बाद में, ठीक है, जो ये बंटवारा हो गया था उसके बाद में, तो उनके लिए यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया गया था। 2018 में यहाँ पर इस स्कीम की शुरुआत की गई थी और 31 मार्च 2024 तक इस स्कीम को बढ़ा दिया गया था। इस स्कीम के अंदर मकसद ये था कि जो ये लोग वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे इंडिया में आए हैं 1947 के पार्टीशन के बाद में, उनको हम लोग कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें। 5.5 लाख रुपीज़ पर फैमिली के हिसाब से देने का यहाँ पर बात की गई थी। लेकिन ऐसा हो पाया? नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। बोला ये जा रहा है कि जो ये भी क्लेम हुआ है अभी तक, तो लगभग केवल और केवल 903 फैमिली को ही ये पैसा पहुंच पाया है, जबकि फैमिली 5,000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 900 फैमिली को पहुंच पाया, तो ये अभी बहुत कम है। इसके चक्कर में लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये जो स्कीम है वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वहीं से जो ये शरणार्थी है वो इंडिया में आए थे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और क्लेम किया है कि देखो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है, देरी पे देरी होती जा रही है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2023 आ चुका है, इतने साल यहाँ पर बीत चुके हैं और अभी भी यहाँ पर लगभग 900 फैमिलीज़ को ही केवल और केवल कवर किया गया है। तो यहाँ पर एक डेटा दिया गया है इस पिक्चर के अंदर में, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो बोला जा रहा है इस स्कीम के अंदर में लगभग 5,764 के आसपास जो फैमिलीज़ हैं वो एलिजिबल हैं, यानी इतनी फैमिलीज़ को ये पैसा मिलना था इस स्कीम के अंडर में, जिसमें से 70% दलित फैमिलीज़ हैं। 903 फैमिलीज़ को यहाँ पर ये ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कि 903 फैमिली है जो कि यहाँ पर ये सेटलमेंट क्लेम कर चुकी हैं, उनको यहाँ पर ये पैसा मिल चुका है। 5.5 लाख का यहाँ पर ये असिस्टेंस देने के बारे में चर्चा की गई है। 5.5 लाख रुपए पर फैमिली के हिसाब से देने के बारे में बोला गया था। और उसके लिए अब की बार जो 2023-24 का बजट है, जो लेटेस्ट बजट है, उसमें यहाँ पे इस स्कीम के लिए अलग से पैसा निकाल दिया गया है 25 करोड़। 25 करोड़ रुपये यहाँ पे अलग से निकाल दिया गया है इन लोगों को देने के लिए।
उसके बाद में जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका कहना है यहाँ पर यह है कि जो ये स्कीम लेकर आई गई थी ना, इसमें भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, करप्शन बहुत बढ़ चुका है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं घूसखोरी खा रहे हैं, है ना, घूस मांगने लगते हैं, तो हम यहाँ पर कहाँ से ये सब चीज़ें कर पाएँ। ठीक है, तो लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है। तो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो ब्राइब होती है, जो घूस है, उसको यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। तो कैसे आगे ये स्कीम बढ़ पाएगी, कैसे जो यहाँ पर जो ये लोग आए हुए हैं इनको सपोर्ट मिल पाएगा, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है इस आर्टिकल में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन अपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात की जा रही है जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये ज्वाइन करेगा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी को, ताकि यहाँ पर जो व्यापार है उसमें थोड़ा सा ग्रो कर सके। आपको पता है यूरोप के अंदर में काफ़ी सारे जो क्राइसिस हैं व्यापार को लेकर वो अभी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी यूके का फोकस है कि ये एक ग्रुप को ज्वाइन करे। वैसे उस ग्रुप का पूरा नाम है CPTPP। ठीक है, CPTPP इसका पूरा नाम है, ध्यान रखना। और इम्पॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। तो ऐसे इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो यूके यहाँ पे फ्राइडे में ये बात बोल चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है कि हम लोग यहाँ पे इस वाली पार्टनरशिप को ज्वाइन करेंगे, इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अभी के समय पर इस ग्रुप में टोटल 11 मेंबर हैं, 11 कंट्रीज़ का यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है। यूएस यहाँ से विड्रॉ कर चुका था, अमेरिका इस ग्रुप से बाहर निकल चुका था, लेकिन यूके चाहता है हम यहाँ पर इसके अंदर में ऐड होएं और व्यापार में थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़ायदा मिले। प्लस यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि इससे ये जो डील हुई है ना, ये जो इस ग्रुप में यूके ऐड होगा, इससे कहीं ना कहीं यूके की इकोनॉमी को लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। यूके का जो पूरा जीडीपी है उसमें 0.008% का बूस्टअप मिलेगा, यानी कि इनकी जीडीपी भी ग्रो करती हुई नजर आएगी, वो यहाँ पर समझाया गया। अब उसके बाद में क्या होता है, इस पूरे CPTPP ग्रुप के बारे में समझाना स्टार्ट किया। ये ग्रुप क्या है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर समझाया गया है। तो इसको आप लोग अपने नोट्स के फॉर्म में ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर सिलेबस में काफ़ी सारे टॉपिक हैं, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, तो इन टॉपिक से आप अपने इस आर्टिकल को लिंक कर पाओगे। CPTPP इसकी फुल फॉर्म एक बार और बोल देता हूँ, कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या है, बेसिकली एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है आपको पता है ना। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सपोज यहाँ पर मान लो ये 2 देश हैं, तो ये आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इन दोनों देशों के बीच में जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है, जो भी यहाँ पर ये दोनों देश एक दूसरे से सामान खरीद और बेच रहे हैं, उसमें यहाँ पर जो ये पहले अलग अलग ड्यूटीज़ लगाया करते थे, क्योंकि सपोज़ यहाँ पर इस कंट्री ने इस कंट्री के अंदर में सामान कुछ भेजा, तो जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है वो कुछ अपनी एक्स्ट्रा चार्ज लगा लिया करती थी, जिससे वो सामान थोड़ा सा महंगा हो जाया करता था, है ना। तो ये चीज़ें सब कुछ माफ़ कर दी जाती हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ चार्जेस जो भी लगाए जाते हैं ना, वो यहाँ पर हटा दिए जाते हैं, ताकि नॉर्मल व्यापार हो सके, नॉर्मल रेट के अंदर में, और व्यापार को एक बढ़ावा दिया जा सके। तो इसे हम लोग यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो CPTPP क्या है, तो ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। कितने देशों के बीच में, 11 देशों के बीच में। और ध्यान रखना, 11 के 11 देशों का नाम ध्यान में रखना है। ये 11 देश पैसिफिक रिम वाले रीजन में आते हैं। ये पैसिफिक रिम वाला रीजन कौन सा है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। तो इसमें 11 देश कौन कौन से, ध्यान रखना, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान। ये 11 कंट्रीज़ यहाँ पर इस CPTPP का हिस्सा हैं। यूएस भी यहाँ पर पहले इसका मेंबर हुआ करता था, बट यूएस इससे विड्रॉ कर चुका है। यूएस इस TPP ग्रुप से बाहर निकल चुका है। जब यूएस इसमें था तो इसको TPP के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में जब यूएस निकल गया तो इसमें बच गए केवल और केवल 11 मेंबर्स, जो कि आज के समय पर ये मेंबर्स है। अभी हमने नाम इसके देखे हैं। तो अब जो है ना, जैसे यूएस निकल जाता है तो इसका नाम बदल दिया जाता है, TPP हटाकर CPTPP कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो ग्रुप है ये पूरी तरह से वर्किंग में आता है दिसंबर 2018 से, और दिसंबर 2018 से ही काम करना स्टार्ट करता है। इस ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है कि मैंने बोला ना कि जब व्यापार करते हैं तो बहुत सारी टैरिफ वगैरह भी लगाई जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैरिफ लगाई जाती है। तो ये ग्रुप क्या करता है, जो भी कंट्री इस ग्रुप का हिस्सा बनेगी वो टैरिफ को रिमूव कर देगी, 99% टैरिफ को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके साथ साथ इसमें गुड्स एंड सर्विस के ऊपर ध्यान दिया ही जाएगा, क्योंकि आपस में जो देश है ना वो गुड्स और सर्विसेज को लेकर व्यापार करते हैं। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे कवर करने वाला है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने वाला है।
और इस ग्रुप के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब का मकसद क्या है, वो सब यहाँ पर एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है, कई बार अलग अलग जानवरों की तस्करी होती है इन कंट्रीज़ के बीच में, तो उस तस्करी को पूरी तरह से रोक दिया जाए। जैसे एलिफेंट्स, राइनोसोरस, बाकी और भी मैरीन स्पीशीज़ हैं, इनकी तस्करी होती है ना, इलीगल तरीके से, उसको यहाँ पर रोका जाए। तो इस ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भी यहाँ पर ये कंट्रीज़ आपस में मिलकर काम करती हैं ताकि एनवायरनमेंट को सपोर्ट किया जा सके। तो CPTPP का क्या मकसद है, ये तो आपको समझ में आ गया। यूके इसको ज्वाइन कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया। अब यूके का व्यापार बढ़ेगा क्योंकि यूके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा तो 11 कंट्रीज़ का सपोर्ट मिलने वाला है। 11 कंट्रीज़ के साथ में वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर व्यापार करने वाला है। तो इसी की वजह से यहाँ पर यूके की इकोनॉमी के अंदर एक बूस्ट आएगा लॉन्ग रन में, ऐसा यहाँ पर यूके डिसाइड करके चल रहा है। ठीक है, तो इकलौती चीज़ जो इस पूरे आर्टिकल में थी, यानी कि जो एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान में रखनी है, वो है CPTPP। ठीक है, तो एक यूनिक सा ग्रुप है। वैसे नॉर्मल ग्रुप सब चर्चा में रहते ही हैं, ये कभी कभी चर्चा में आता है। आगे आते हैं ना, अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको भी GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस आप लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की, और मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज के समय की दुनिया में, वो वैसे मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उन मिनरल्स में से एक मिनरल है लिथियम। लिथियम भी काफ़ी चर्चा में रह चुका है। आपको पता है रिसेंटली इंडिया के अंदर में जम्मू कश्मीर में लिथियम का जो ये भंडार मिला था, उस वजह से भी ये चर्चा में था काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो अभी ये थोड़े समय बाद चर्चा में आया है, तो आज आपको थोड़ा सा लिथियम के बारे में रिवाइज भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो कॉन्टेक्स्ट है इस आर्टिकल का उसको समझते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसके पास में भरपूर मात्रा में इस प्रकार के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो यहाँ पर इसके पास में देखने को मिल जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया करता क्या है, अलग अलग देशों को ये लिथियम एक्सपोर्ट करता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो अभी के समय पर एक्सपोर्ट करता है वो है चाइना को। तो ऑस्ट्रेलिया एक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इन मेटल्स के मामले में, जो कि सबसे ज़्यादा चाइना को एक्सपोर्ट करता है। और चाइना इसी लिथियम का इस्तेमाल करके लिथियम आयन बैटरीज वगैरह बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी क्या मांग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया मांग ये कर रहा है कि हमारा जो मार्केट है एक्सपोर्ट का, हम उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। यानी हम अपने सामान को केवल चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा दरारें आई हैं। दोनों के संबंध काफ़ी ख़राब हुए हैं। लेकिन अभी के लिए कमाई करनी है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को लिथियम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि हम चाइना से शिफ्ट होएं, एक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, अपने मार्केट को ओपन करें। और इसी के माध्यम से इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। तो कहोगे भारत में तो खुद लिथियम मिल गया है। देखो, लिथियम अभी मिला है, उसको यहाँ पर रिफाइन करना, निकालना बहुत प्रोसेस लगेगा, उसके बाद चाहिए। लेकिन हमें अभी लिथियम की रिक्वायरमेंट रेगुलर बेसिस पर होती है। तो आप सोच रहे होंगे लिथियम की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हो गई है। लिथियम की सभी जगह पर रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पर देखोगे, दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं वो फोकस कर रही हैं कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। और किसी भी देश की बात ले लो, अगर पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो वहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर संभालना होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बैटरी का इस्तेमाल होता है, और वो बैटरी किससे बनती है, लिथियम से बनती है। ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी बनती है, लिथियम से बनती है। उसके बाद लिथियम के और भी कई सारे उपयोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लिथियम तो रेगुलर बेसिस पर चाहिए। अभी इंडिया के अंदर मिला है तो उसके ऊपर काफ़ी सारा टाइम लगेगा उसको निकालने और बनाने में। समझ में आया। तो इस चक्कर में ऑस्ट्रेलिया की वजह से इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। भारत भी यहाँ पर लिथियम जो है ऑस्ट्रेलिया से परचेज कर सकता है, क्योंकि अभी तो ऑस्ट्रेलिया सारा लिथियम चाइना को बेच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चाहता है अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना, तो चाइना से थोड़ा शिफ्ट करेगा इंडिया की साइड में। और साथ ही साथ में यहाँ पर USA भी है, अमेरिका को भी यहाँ पर ये लिथियम बेचने के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर कई सारी जो कंट्रीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वो ओपन हो सकती है, जिनको ये लिथियम जो है अच्छे दाम में मिल सकता है। कि सारी बातें जो लिखी हुई है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कैसे कैसे कौन कौन से मिनरल का एक्सपोर्टर है, लिथियम का कितना बड़ा एक्सपोर्टर है, क्या चाहता है ऑस्ट्रेलिया, वो सब अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं। फिर उसके बाद में अब क्या करना है, देखो इस आर्टिकल को तो आपने पढ़ लिया, कॉन्टेक्स्ट समझ लिया क्या क्या हो रहा है, लेकिन इसके रेफरेंस में थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा पढ़ लेते हैं। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले चर्चा की गई थी कि 5.9 मिलियन टन के आसपास जो लिथियम है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर इंडिया का 7वां लार्जेस्ट रिसोर्स हो सकता है लिथियम। मतलब दुनिया भर में जो लिथियम पाया जा रहा है उसमें इंडिया 7वें नंबर पर आ सकता है इस भंडार को लेकर। और ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा भंडार मिला है, तो ये हमने
काफ़ी चर्चा भी की थी, खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पूरा का पूरा 5.9 मिलियन टन का जो लिथियम है वो मिला था। अब पढ़ना क्या है, थोड़ा सा लिथियम के बारे में पढ़ लो, पॉसिबिलिटी है कि आपके बार क्वेश्चन बन जाए। जैसे लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका जो सिंबल है वो है Li, ये तो ध्यान में रहेगा ही। एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना, इसका एटॉमिक नंबर है 3। एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट कलर का ये मेटल आपको देखने को मिल जाता है, और एक स्पेशल मेटल है जिसका जो वज़न है बहुत हल्का होता है, बहुत मुलायम होता है। इवन यहाँ पर अगर जो आप अपने किचन के अंदर में चाकू का इस्तेमाल करते हो, उससे अगर काटना चाहो तो आप उससे भी काट सकते हो, इतना ज़्यादा यहाँ पर सॉफ्ट होता है लिथियम। समझ में आया। अब लिथियम के एप्लीकेशंस की बात करें, यानी कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो लिथियम का यूज़ किया जाता है मोबाइल के अंदर जो रिचार्जेबल बैटरीज़ हैं उस बैटरी के अंदर ये लिथियम यूज़ होता है। इस वजह से बैटरी के ऊपर लिथियम आयन बैटरी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लैपटॉप में बैटरीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल कैमरा में, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी की सारी लिथियम से ही बन रही हैं। इवन लिथियम को हम लोग वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उसको वाइट गोल्ड की तरह भी देखा जाता है। लिथियम मेटल बनता किससे है? देखो जो लिथियम है ना, ये तो एज ए निकल जाता है, आपको पता है ना। हम लोग एक मिनरल है जो कि खुदाई करके निकालते हैं, लेकिन अगर आप लिथियम को किसी और अलग मेटल में मिला दो, जैसे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से अगर आप लिथियम को मिला देते हो ना, तो इससे लिथियम की जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और एल्यूमिनियम और लिथियम का कॉम्बिनेशन सबसे तगड़ा कॉम्बिनेशन है। एल्यूमिनियम और लिथियम को अगर मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद में जो हमें मिलता है ना, उसका हम लोग एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, जो साइकिल का फ्रेम बनता है ना उसमें यूज़ करते हैं, जो ट्रेन्स होती हैं वहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो लिथियम का जो रोल है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा रोल आपको देखने को मिल ही जाता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि लिथियम दुनिया भर में कहाँ कहाँ पर नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली। तो जब नेचुरली की बात करते हैं तो चिली एक बहुत बड़ा कंट्री आ जाता है। चिली के बाद में ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, चाइना है। चाइना में भी पाया जाता है, लेकिन चाइना में इतने बड़े मात्रा में लिथियम पाया नहीं जाता। इस चक्कर में चाइना बहुत सारा लिथियम अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है, ताकि ये इन बैटरीज वगैरह को यहाँ पे बना सके और उनको एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द टॉप कंट्री माना जाता है। तो इसी चक्कर में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को लिथियम के मामले में काफ़ी रिचेस्ट कंट्री की तरह देखा जाता है। उसके अलावा चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, ये तीनों लिथियम ट्रायंगल कहलाते हैं, क्योंकि ये तीनों देश आपस में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, और इन तीनों देशों में भी लिथियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बेहतरीन सा पिक्चर दिखाता हूँ। इस पिक्चर को मैं PDF में दे दूँगा, प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना यार, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। तो जब हम लिथियम रिजर्व्स की बात करते हैं तो दुनिया भर में लिथियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, तो सबसे नंबर पर 1 पर आता है बोलीविया। बोलीविया में सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे 21 मिलियन टन के आसपास। फिर अर्जेंटीना में 20 मिलियन टन के आसपास। देन US में 12 मिलियन टन, चिली में 11 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया में 7.9 मिलियन टन, चाइना में 6.8 मिलियन टन, और इंडिया में 5.9 मिलियन टन, जो कि रिसेंटली पाया गया है। फिर जर्मनी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कनाडा और बाकी सारी दूसरी कंट्रीज़। ठीक है, तो कह सकते हो टॉप 10 की कंट्रीज, टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं ना इस लिस्ट के अंदर में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, उस लिस्ट में इंडिया भी आ चुका है इस 5.9 मिलियन टन की डिस्कवरी के साथ। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इंडिया से काफ़ी आगे है। ना अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब अगला आर्टिकल कहाँ पर है, वो आपको ये पिक्चर देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे तो एडवर्टीज़मेंट है। ये एडवर्टीज़मेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत काम का है। एडवर्टीज़मेंट नहीं है वैसे, ये गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पर एक पिक्चर पब्लिश किया गया है। इस पिक्चर में मेंशन किया गया है, देखो आज है 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल से क्या होने वाला था, जो सोना है, जो आपका गोल्ड है ना, उस गोल्ड के अंदर एक बदलाव होने वाला है। अब आपको आज से 1 अप्रैल के बाद से जो भी सोना जो मिलेगा ना, वो बिना HUID कोड के बिना नहीं मिल सकता। अब गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर में HUID कोड होना ज़रूरी है। तो आपको समझना होगा कि HUID कोड क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, सरकार ने एक टैग चलाया है, हॉलमार्क है तो सोना है। आप जब भी गोल्ड को परचेज़ करते हो और वहाँ पे अगर आप हॉलमार्क नहीं देखते हो, तो उसकी कह सकते हो कि प्योरिटी के ऊपर कभी भी डाउट किया जा सकता है कि वो असली है या नहीं है। और अगर एक सोने के ऊपर हॉलमार्क आपको दिखाई देता है, वहाँ पे हॉलमार्क लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्योरिटी है। इस वजह से यहाँ पर मेंशन किया गया हॉलमार्क है तो सोना है। समझ में आया। अभी चलो हम डिस्कस करते हैं पहली बात, हॉलमार्क की पहचान कैसे की जाती है और कैसे आप लोग यहाँ पर उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हो। दोस्तों इस पिक्चर को देखना, आज मैं आपको चेक करना बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर गोल्ड की प्योरिटी को चेक किया जाता है। जब भी आप सोना खरीदने जाओगे तो वहाँ पे ना आप देखोगे, उससे कहोगे सुनार से कि भाई मुझे हॉलमार्क दिखाओ, हॉलमार्क वाला सोना चाहिए।
जब हॉलमार्क देखोगे, अब 1 अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल 2023 के बाद से, यानी आज की तारीख से बाद से जब भी आप सोना लोगे तो उसमें ये 3 साइन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है ये BIS का लोगो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो, क्योंकि ये हॉलमार्क देगा। फिर गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, इससे आप गोल्ड की प्योरिटी पता कर सकते हो कि इस कंगन में कितना सोना डला हुआ है। कहोगे ऐसे कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 22K916। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? इसका मतलब है ये सोना 22 कैरेट का है। कहोगे ये तो हम भी समझ रहे हैं, ये बताओ 916 का मतलब क्या है? 916 का मतलब यह है कि सोना तो 22 कैरेट का है, लेकिन इसमें असल में सोना कितना है? असल में इसमें सोना जो है ना वो 916 से पता चलेगा, यह है 91.6%। 91.6%, तो 100% में से ये 91.6% के आसपास सोना है। ठीक है, इस बेसिस को 22K916 रखा गया है। कहोगे बाकी क्या है? बाकी दूसरे मेटल की इसमें मिलावट है, क्योंकि मिलाकर ही सोने से ये आभूषण बनाए जा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं मिलाओगे तो सोने से आभूषण बनना काफ़ी मुश्किल है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो कुछ मिलाने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आभूषण बनाए जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये 22 कैरेट का है और 22 कैरेट क्या, 24 कैरेट, देखो 24 कैरेट के यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। फिर उसके बाद में 22 कैरेट से अगर नीचे जाओगे तो आपको सुनार और कम कैरेट का सोना दिखा देगा, 18 कैरेट का, है ना, 18 कैरेट का सोना दिखा देगा। तो जो 18 कैरेट का सोना होता है, आप उसको देखोगे तो वहाँ पर आपके साथ में और घपला हो जाता है। यह पूरा चार्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जब 18 कैरेट का सोना दिया जाता है ना किसी सुनार के थ्रू, तो वो क्या दिखाता है, वो कहता है कि यार ये सोना ले जाओ तो पैसे थोड़े कम कर दो, कोई बात नहीं। और घर वाले भी सोचते हैं यार कि पैसे तो बहुत कम हो गए, ये सुनार हमारी सुनता है, पैसे बहुत कम कर देता है। देखो उसने 18 कैरेट का सोना दे दिया। अब 18 कैरेट में हुआ क्या, सोना तो सोना है नहीं। आप देखो 18 कैरेट में ना क्या होगा, जो सोना होगा वो 75% होगा, उसमें जो गोल्ड होगा ना केवल और केवल 75% होगा। जबकि 22 कैरेट में जो गोल्ड था आपका वो कितना था, 91.6%। और 18 कैरेट में कितना गोल्ड होगा, 75%। तो आपने जब 22 कैरेट वाला सोना देखा था तो उसमें क्या लिखा था, 22K916 ये लिखा था ना। लेकिन जब 18 कैरेट वाला सोना देखोगे तो उस पर क्या लिखा होगा, उस पर लिखा होगा 18K750 750। क्यों? क्योंकि उसमें 75% गोल्ड होता है, 75% यहाँ पे इसमें सोना होता है। काफ़ी बार सुनार ना 14 कैरेट का गोल्ड दे देगा, आप 14 कैरेट में सोना और कम हो जाता है, उसमें जो मेन गोल्ड है वो 58.3% का है, बाकी सब दूसरे मेटल्स की मिलावट है। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर होशियार रहना कि वो सोना देख लेना 22 कैरेट का है या 18 कैरेट का है, समझे? तो अभी 1 अप्रैल से क्या क्या होने वाला है, एक BIS का लोगो आपको मिलेगा इस प्रकार का। उसके बाद गोल्ड की प्योरिटी क्या है ये आपने सीख लिया है, कैसे यहाँ पर प्योरिटी को चेक किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ये आपका HUID नंबर आपको मिल जाएगा। HUID बेसिकली 6 डिजिट का एक नंबर दिया जाएगा, इसमें कुछ अल्फ़ा, उसके बाद न्यूमरिक कोड, जैसे आपका पैन कार्ड होता है ना ABCD, फिर कुछ नंबर भी होते हैं, उस प्रकार का कोड यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो अब से 1 अप्रैल से ये HUID कोड होना अनिवार्य हो चुका है गोल्ड के ऊपर में। बिना HUID का गोल्ड नहीं बिक सकता 1 अप्रैल से, यानी आज की तारीख के बाद से। क्लियर हुआ? आप देखोगे इस प्रकार से बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होना स्टार्ट हो ही चुके हैं। इन इंडिया बैन ऑन सेल ऑफ गोल्ड विदाउट HUID फ्रॉम 1 अप्रैल। फ्रॉम 1 अप्रैल नो सेल ऑफ हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी विदाउट HUID। तो HUID का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो चुका है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है, नो सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी विदाउट HUID फ्रॉम April 1। समझे? तो दोस्तों हॉलमार्किंग क्या होती है सोने के ऊपर, क्लियर हो गया ना? अब आप किसी को भी समझा सकते हो। तो हॉलमार्किंग के बारे में जितना भी लिखित में डेटा है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है, आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, अब क्या है HUID के बारे में ध्यान रखना। HUID की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो 6 डिजिट का नंबर होगा वो अब से आपको यहाँ पर मिला करेगा उस गोल्ड के ऊपर में। अब आप कहोगे उस डिजिट का हम करेंगे क्या? आप उस डिजिट को डालकर एक ऐप में वेरीफाई कर सकते हो। तो क्या होगा, एक कंज्यूमर चेक कर सकता है कि उसके पास में जो हॉलमार्क वाला सोना आया है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए सरकार ने BIS केयर ऐप जो है वो जारी किया है। कौन सा ऐप? BIS केयर ऐप, जो आप स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहे होंगे पीछे। तो उस ऐप में आप अपना HUID यानी उस सोने के ऊपर जो 6 डिजिट डले हैं उसको डालो, अपने गोल्ड को वेरीफाई कर लो, वहाँ पर आपका गोल्ड वेरीफाई हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो हॉलमार्क जो है ऑफिशियल हॉलमार्क लगा हुआ है। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह कि हॉलमार्क का इंपॉर्टेंस होता क्या है, क्यों चाहिए हॉलमार्क? हॉलमार्क का इंपॉर्टेंस ये होता है कि किसी कंज्यूमर को हॉलमार्क बचाए रखेगा, उसको यहाँ पर सुरक्षा दिए रखेगा।
क्योंकि काफ़ी बार मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोगों के साथ में इसी प्रकार का फ्रॉड हो जाता है, सोने में सोना नहीं है और यहाँ पे वो सोने के बराबर का पैसा देकर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर्स को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार जो हमने परचेज़ किया है वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का है, हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है, सर्च भी कर लिया है। अब यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो निश्चिंत है कि हाँ भाई हमने सही सामान परचेज़ किया है। एक विश्वास लोगों में जागेगा इस गोल्ड को लेकर, जो कि अभी के समय पर ट्रस्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह पर चेक करवाते रहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोल वे में हो पाएगी, समझे। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो BIS केयर ऐप ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे गवर्नमेंट की साइट से एक पिक्चर दिया गया है इसका। इंडियन स्टैंडर्ड्स करके यहाँ पर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे अकाउंट है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आज से शुरू होने वाली हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं अब, तो आप भी जाकर मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नौ आते हैं इकोनॉमी सेक्शन के ऊपर, बिजनेस पेज पर। तो इकोनॉमी को लेकर 2 आर्टिकल्स आपको ये देखने को मिलेंगे। इसको GS पेपर नंबर 3 से ऑब्वियसली आप लिंक कर पाओगे। तो पहला आर्टिकल बात करता है किसके बारे में, कोर सेक्टर्स के बारे में। आपको पता है हमारे पास में 8 इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर्स हैं। कोर सेक्टर्स मतलब जो मेन सेक्टर्स हैं इंडिया के, कोल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ये मेन सेक्टर्स हैं। इनकी ग्रोथ चेक की जाती है, इनकी ग्रोथ होगी तो इंडिया की ग्रोथ होगी। तो बोला ये जा रहा है कि जो कोर सेक्टर का आउटपुट है यहाँ से जो भी बनकर आया है वो फरवरी के महीने में 6% से ग्रो किया है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर थोड़ा सा बैक मार गए, यानी कि वहाँ पर इतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। तो इंडिया के ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं पिछले 3 महीने में लगातार यहाँ पर ये डाउन होते हुए नजर आए हैं। जनवरी 2023 देख लो, फरवरी 2023 देख लो, मार्च 2023 देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों महीनों में इन्होंने ज़्यादा कोई ग्रोथ अब की बार अचीव नहीं की है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। जितने भी 8 सेक्टर्स हैं इनका प्रोडक्शन जनवरी 2023 से कम होता चला गया है। हालांकि इसमें जो कोयले वाला सेक्टर है, स्टील वाला है और इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें भी यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने देखा है गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद में सीमेंट वाले इंडस्ट्री में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है। जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो जनवरी से थोड़ा सा ग्रो की है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, जनवरी में यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हुआ था, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ जो है थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली है। फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा हुआ है, यानी कि फर्टिलाइज़र जो सेक्टर है खाद वाला वो थोड़ा सा ग्रो किया है। उसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं वो थोड़े से डाउन हो गए हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अब ये 8 कोर सेक्टर्स हैं कौन कौन से, पहले इसको देखो। नाउ ये स्क्रीन पर आप लोग को 8 कोर सेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कोल सेक्टर। तो कोल सेक्टर का वेटेज कितना है, 10.33% का ये सेक्टर हमारा बिलोंग करता है। क्रूड ऑयल 8.98% का सेक्टर है। नेचुरल गैस देख पाओगे, इसका वेटेज लगभग 6.88% का है। रिफाइनरी का जो वेटेज है वो 28.4% का। फिर उसके बाद में स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये आपके टोटल 8 मेन सेक्टर्स हैं हमारे कंट्रीज़ के, जिसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, सबसे बड़ा रोल रिफाइनरी सेक्टर का है। आप देख पाओगे इसका वेटेज 28.4% का है, 28.04%। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर आपको इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर देखने को मिलेगा 19.85%। तीसरे नंबर पर आपको स्टील सेक्टर देखने को मिलेगा 17.92%। ठीक है, तो इनका रोल मतलब सबसे ज़्यादा है हमारे इन कोर सेक्टर्स में, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, इनका रोल सबसे ज़्यादा है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यही मेन 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें आपका एग्रीकल्चर भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, स्टील आ गया, कोल आ गया, सभी सेक्टर्स यहाँ पर कवर हो गए। ठीक है, तो ये सब कुछ ग्रो किए हैं। सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर ग्रो किया है, बाकी कुछ सेक्टर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा कह सकते हो कि गिरावट भी देखने को मिल रही है। ठीक है, फर्टिलाइजर सेक्टर हमारा थोड़ा सा ग्रो करता हुआ नजर आया है। कुछ सेक्टर ग्रो किए हैं, कुछ सेक्टर यहाँ पर डाउन रहे हैं। समझ में आया। वैसे ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पर फरवरी के महीने में 6% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। पूरा का जो पूरा आउटपुट था इन सेक्टर्स का, उसमें 6% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है फरवरी के महीने में। ठीक है, अब उसके बाद में करना क्या है, तो ये 8 कोर सेक्टर्स के बारे में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ये आपने नाम देख लिए हैं। वेटेज कितना कितना किस किस का है वो आपने देख लिया। सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी वाले सेक्टर का है, वो आपने कवर कर लिया है। तो क्या क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से? हाँ बिल्कुल क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने 2015 में पूछा था कि जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइज़र जनरेशन या फिर स्टील प्रोडक्शन। तो बताओ किसका सबसे ज़्यादा वेटेज है।
तो अब आप कहोगे यहाँ पे रिफाइनरी है ही नहीं, वरना तो रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। चलो ठीक है, रिफाइनरी नहीं है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा था? दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका मतलब सही यहाँ पर चारों में से कौन सा सही उत्तर हो गया? इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 2015 में इलेक्ट्रिसिटी का एक सबसे ज़्यादा वेटेज था, ये बदलते रहते हैं वेटेज, ध्यान रखना। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज था 2015 में, यानी कि ये सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसका रोल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा इन 8 कोर सेक्टर्स में से। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल, अभी देखो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं ना, छोटी छोटी जो स्कीम्स हैं जो सरकार ने स्टार्ट की हैं, जहाँ पर लोग अपना पैसा डालते हैं, सरकार के पास में वो पैसा आता है, जब सरकार को ज़रूरत होगी वो पैसा खर्च कर सकती है, लेकिन सरकार के पास में आपका पैसा सुरक्षित है और आपको यहाँ पर बिल्कुल सूद समेत ब्याज के साथ में वो पैसा लौटाया जाएगा। ऐसी कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं। अब सरकार क्या करती है, उसके ऊपर हर 3 महीनों के अंदर में जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज है, उसको वापस से चेक करती है, बढ़ाना है घटाना है, वो चीज़ें यहाँ पर देखती रहती है। घटाती तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन बढ़ाती है। लेकिन पिछले लंबे समय से साल 2020 से आप देखोगे लगातार जो इसका ब्याज स्तर है वो ऐसे ही चलता आ रहा है, कभी भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि हर 3 महीने के अंदर इसको बढ़ाने के लिए बोला गया है, बट यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया। तो काफ़ी लंबे समय बाद इन स्मॉल सेविंग्स के अंदर में सरकार ने इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, ऐसा आर्टिकल कवर किया गया। तो जो भी आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, इसमें कई सारी स्कीम्स आती हैं, ठीक है। इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी आता है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को छोड़कर जितनी भी बाकी स्कीम्स हैं उसमें जो ब्याज है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे सबसे बड़ी जो स्मॉल सेविंग स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसका जो ब्याज स्तर है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। 7.6% का रेट चल रहा था इंटरेस्ट रेट, उसको बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। फिर जो दूसरी स्कीम है ऐसी स्मॉल सेविंग स्कीम, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 8% था, इसको बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया है। उसके साथ साथ ऐसे यहाँ पर और भी स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 7.7% कर दिया गया है। फिर किसान विकास पत्र हो गया, इसमें भी बढ़ाकर 7.2% से 7.5% कर दिया गया है। तो सभी जगह पर इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं एक्सेप्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पिछले 3 साल से जो ब्याज है वो 7.1% ही चलता आ रहा है और अभी भी इसका ब्याज नहीं बदला गया है। बस खाली और खाली बाकी सारी इस स्कीम को छोड़कर बाकी सारी जो स्कीम्स है उनका जो ब्याज स्तर है वो इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। तो अप्रैल मई जून ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने के लिए ब्याज बढ़ा रहेगा। अब जून के बाद में वापस से इस ब्याज को कह सकते हो रिवाइज़ किया जाएगा, हो सकता है बढ़ाया जाए या ऐसे ही रखा जाए, क्योंकि हर 3 महीने में इसको रिवाइज़ करना पड़ता है। हर 3 महीने में यहाँ पर इस इंटरेस्ट रेट को देखना पड़ता है, बढ़ाना है या कैसे स्टैटिक रखना है। समझ में आया? तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो लिखित में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में, कि स्मॉल सेविंग स्कीम कौन सी होती है, प्लस यहाँ पर कौन कौन सी स्कीम होती हैं, ये मैंने नाम आपको दे दिए हैं। प्लस ये मैंने आपको बता दिया है कि जो इंटरेस्ट रेट है क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर रीसेट करना होता है, बार बार चेक करना पड़ता है, बार बार यहाँ पर कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। जो लंबे समय से नहीं हो पाया था, अब यहाँ पर जाकर इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया गया। आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। दोस्तों सैटरडे है, सैटरडे में ज़्यादा एडिटोरियल आते नहीं है। देखो नेक्स्ट पेज ग्राउंड जीरो का है, खाली पेज है। उसके बाद में हमारा जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज है वो भी सैटरडे में नहीं आता है। तो केवल और केवल 2 इश्यूज़ हमारे लिए काम के होने वाले हैं। पहला इशू मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के साथ में डिस्कस करूँगा, जो कि हमारे एक ट्यूबरक्लोसिस वाली जो प्रॉब्लम है उसको लेकर चर्चा करता है, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में चर्चा करता है। नेक्स्ट इशू हम लोग डिस्कस करेंगे डॉग बाइट से संबंधित। डॉग बाइट को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा शानदार आर्टिकल आया है, आपको यहाँ पर वो चीज़ें सुननी होंगी अच्छे से। ना पहले हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर में आते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि मेंशन करता है किस चीज़ के बारे में, टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस से लड़ते हुए सर्वाइवर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनसे काफ़ी सारे जो लेसन है वो लिए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि हाल ही में जो 24 मार्च तारीख निकली है ना, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड टीबी डे पर हमारे प्रधानमंत्री ने अब की बार एक शपथ ली है कि हम टीबी जैसी बीमारी को पूरी तरह से अंत कर देंगे। लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, प्लस उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, ये 3 लोगों ने मिलकर लिखा है। ये 3 लोग हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पर लिखा है, समझाया है कि कैसे यहाँ पर टीबी वाली प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस एडिटोरियल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेंगे, इसको यहाँ से आप लोग पढ़ते हुए चलना, मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। या आपके पास में एक पूरा का पूरा नोट जो है वो तैयार हो जाएगा, यानी ऐसा टॉपिक तैयार हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बनता है आपको सीधा यहाँ से उठाकर यही पढ़कर जाना है और ये चीज़ आपके दिमाग में स्टोर रहेगी, तो वहाँ पर लिख देना है।
और अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको एक मेंस के क्वेश्चन की, तो आज इसी के आर्टिकल के बेसिस पर मेंस का क्वेश्चन भी है। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनना ताकि आप मेंस का क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। पहले हम समझते हैं राइटर ने कॉन्टेक्स्ट क्या दिया है, क्यों लिखा है। क्योंकि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे जो है ना वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, और इस वर्ल्ड टीबी डे पर हमारे प्रधानमंत्री ने एक वन वर्ल्ड टीबी समिट भी रखा था। वन वर्ल्ड टीबी समिट को यहाँ पर एड्रेस किया, उस समिट को अटेंड किया, और एड्रेस करते हुए काफ़ी सारी जो बातें हैं वो बोली हैं इस समिट के दौरान। और यहाँ पर आप देखोगे हर साल ना 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल भी किया गया। लेकिन ध्यान रखना इस साल का थीम क्या है, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो डे अलग से सेलिब्रेट होता है ना उसका अपना एक विषय होता है, अपना एक थीम होता है, और ये थीम आपका वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार का जो टीबी डे का थीम है वो है क्या, येस वी कैन एंड टीबी, कि हाँ हम लोग टीबी का अंत जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था ना, इस समिट को हमारे पीएम ने एड्रेस किया। इस समिट को किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। अब इस मिनिस्ट्री ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप करके एक अलग से बॉडी है उसके साथ मिलकर यहाँ पे क्या किया था, इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है जिसको 2001 में बनाया गया था। ये क्या करता है, ऐसे लोग जो कि टीबी से पीड़ित हैं उनकी आवाज़ को उठाने का काम करता है। अब ये जो वन वर्ल्ड टीबी समिट चल रहा था, इस इवेंट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे पीएम मोदी ने कई सारे इनिशिएटिव को लॉन्च किया। टीबी मुक्त भारत पंचायत इनिशिएटिव, ऑफिशियल पैन इंडिया रोल आउट, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, उसके बाद में यहाँ पर ऐसे और भी कई सारे जो है अलग अलग जो इनिशिएटिव है वो लेकर आए ताकि हम टीबी को ख़त्म कर सकें। इन सब चीज़ों के अलावा पीएम मोदी ने बोला है कि देखो जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर हम प्रोग्रेस को चेक करेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स ने, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी ने कितने अच्छे से कदम उठाए हैं अपने एरिया में टीबी को ख़त्म करने के लिए। जो भी अच्छे से काम करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को एक अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब इस अवार्ड के बेसिस पर आप देख पाओगे कई सारे स्टेट्स जो है वो काम करेंगे अच्छी तरीके से टीबी को कंट्रोल करने के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि टीबी के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टीबी के केसेस इंडिया के अंदर ही नहीं दुनिया भर में बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं आपको केवल इंडिया की बात बताऊं तो दुनिया भर में टीबी के केसेस जितने भी देखने को मिलते हैं, मैं आपको एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताता हूं, क्योंकि होता यह है कि टीबी की बीमारी दुनिया भर में कितनी भी फैली हुई है उसको लेकर हर साल एक रिपोर्ट आती है। तो ग्लोबल रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 2022 वाले साल में दुनिया भर में जितने भी टीबी के केसेस निकल कर आए थे उसके 28% केसेस केवल और केवल इंडिया के अंदर हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा नंबर है। 28% केसेस केवल और केवल भारत में टीबी के देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 2021 में 3 लाख के आसपास टीबी के केसेस इंडिया के अंदर से निकल कर आए थे। 2019 में 4 लाख के आसपास केसेस देखने को मिले थे, कोविड-19 से पहले की बात है। तो टीबी का जो इंसिडेंस है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और नए नए केस हर साल यहाँ पे निकल कर आ जाते हैं। 2021 में भी हम लोगों ने थोड़ा बर्डन कम किया था, हमने कोशिश की है इसको कंट्रोल करने की, थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, ऐसा नहीं कंट्रोल नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है। 2015 के कंपैरिजन में 2021 को देखोगे तो थोड़ा सा कंट्रोल देखने को मिला है, क्योंकि 2015 में क्या हो रहा था, हर 1 लाख लोगों में से 256 लोगों को टीबी का जो बीमारी है वो हो रही थी, जबकि 2021 में ये बदल चुका था, हर 1 लाख में से 210 लोगों को हो रहा था। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया था। तो 18% से यहाँ पर जो टीबी के केसेस है वो 2021 में कम हो गए थे, है ना। लेकिन फिर आप देख पाओगे केसेस अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि केसेस अभी ख़त्म हो चुके हैं, केसेस अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। और नए नए सर्वेज ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि टीबी के केसेस वापस से इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो चुके हैं। और इसमें जब भी बात करते हैं टीबी की तो एक बीमारी और ख़तरनाक हो जाती है टीबी जैसी है, वो है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मतलब टीबी ही है, ये एक ऐसी कंडीशन हो जाती है बॉडी के अंदर में जब दवाई भी बॉडी के ऊपर काम नहीं करती। अब कितनी दवाई खा लो, उस दवाई के प्रति वो जो टीबी बीमारी है वो बॉडी के अंदर बहुत मजबूत हो चुकी है। तो ऐसे केसेस भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, बट ये केसेस थोड़े से कंट्रोल वे में हैं और लगभग कह सकते हो 2015 के कंपैरिजन में थोड़े से कम हो चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे हालात अगर इंडिया में है टीबी को लेकर तो उसके पीछे के रीज़न क्या है, कारण क्या है। कारण यहाँ पर यह है कि सबसे पहला कारण देखो, बहुत सारे जो इंडियंस हैं ना उनको टीबी के लक्षण नहीं पता। तो राइटर बोलते हैं कि बहुत सारे इंडियंस को टीबी के लक्षण नहीं पता, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत मुश्किल से ही टीबी का टेस्ट करके, मतलब बहुत मुश्किल से यहाँ पे क्या कह सकते हो कि उनको भी पता चल पाता है, क्योंकि यहाँ पर टीबी को लेकर जो प्रॉपर टेस्ट वगैरह है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली अवेलेबल है नहीं।
जिसके चक्कर में इंडिया में लगभग कह सकते हो 1 मिलियन के आसपास यानी 10 लाख के आसपास केसेस ऐसे ही होंगे जो कि अनरिपोर्टेड हैं, यानी कि पता ही नहीं है कि हाँ उनको टीबी है या नहीं है। ऐसे केसेस भी इंडिया के अंदर काफ़ी सारे घूम रहे होंगे। अब इन्हें टीबी वाली बीमारी को टैकल करने के लिए एक योजना का स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। क्या निक्षय पोषण योजना को स्टार्ट किया गया था। अब इसको लागू तो किया गया, लेकिन हुआ ये स्कीम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पाई, क्योंकि इस स्कीम के अंदर मकसद ये था कि जो टीबी वाले पेशेंट्स हैं, जो टीबी वाले मरीज हैं, उनको हम लोग 500 रुपये के हिसाब से यहाँ पर एक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। लेकिन ये सपोर्ट बहुत कम निकला, ये अमाउंट जो है बहुत कम निकला और लोगों को यहाँ पर इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चला। ठीक है, तो इसका मकसद यहाँ पर यह था कि जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको हर महीने इस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता रहे, इस प्रकार से हर महीने 500 रुपये उनको देते रहें, ताकि अपना जो खाना पीना है, जो न्यूट्रिशन है, वो लोग पूरा कर सकें। इस प्रकार की स्कीम चलाई तो गई, लेकिन वो स्कीम कहीं ना कहीं फेलियर मार गई, ज़्यादा कोई बड़ा इस स्कीम ने करके दिखाया नहीं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इंडिया ने टीबी को कितना कंट्रोल किया है और आगे यहाँ पे हमने कितना बड़ा टारगेट रखा है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप देखोगे ना तो 17 टोटल गोल्स हैं हमारे। यहाँ पे हमारा एक टारगेट इसमें यह भी है कि हम टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकें 2030 तक। 2030 तक दुनिया ने एक टारगेट रखा है कि हम, मतलब पूरी दुनिया का एक टारगेट है कि 2030 तक हम टीबी जैसी बीमारी को ख़त्म कर देंगे, जबकि इसमें इंडिया ने 2025 तक का टारगेट रखा है कि हम 2025 तक टीबी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन 2025 तक टीबी को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल इंडिया के लिए साबित हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके बाद में जो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है 2017 से लेकर 2025 तक का ये प्लान है, इन्होंने टारगेट ये रखा है कि हम लोग क्या करेंगे, 2025 तक का हम एक टारगेट लेकर चलते हैं कि हर 1 लाख में से जो लोग टीबी वाले निकल कर आएंगे, हम लोग चाहते हैं कि हर 1 लाख में से 44 से भी कम, 44 से भी कम लोगों को यहाँ पर टीबी हो, ये हम लोग लेकर चल रहे हैं। वैसे इससे भी कम लेकर चलने का हमारा टारगेट है, यानी कि हर लाख में से कम लोगों को यहाँ पर टीबी का केसेस, टीबी हर लाख लोगों में से कम लोगों में टीबी के केसेस निकल कर आएँ। ये हमारा एक टारगेट होने वाला है। उसके बाद में ये जो टारगेट है इसको अचीव करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि अभी हम 2023 में और 2023 में हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 2023 में अभी भी यहाँ पर टीबी के जो केसेस है वो थोड़े से बड़े लेवल पर हैं। 2021 में बहुत ही ज़्यादा थे, अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो पाया है, लेकिन 2 साल में, क्योंकि 2025 तक टारगेट रखना, 2 साल में इतना कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ और बड़े बड़े टारगेट्स है कि हमें 2025 तक टीबी से होने वाली जो मौतें हैं उसको कम करना है। ठीक है, यानी कि हर 1 लाख में से, जैसे आज के समय पर लगभग 2020 में ना हर 1 लाख में से 37 लोगों की मौत हो जा रही थी टीबी की वजह से। हमारा टारगेट ये है कि हम 2025 तक क्या कर सकें कि हर 1 लाख में से कम 3 लोगों की, बस 3 लोगों की मृत्यु हो सके, ऐसा टारगेट लेकर चल रहे हैं, और कोशिश करें तो उनको भी बचाया जा सके। ठीक है, तो मेजर फोकस क्या है कि टीबी की वजह से मौतें कम हो, केसेस कम निकलें। जो 2025 तक का टारगेट है इसको एंड करने का, लेकिन 2025 जस्ट पास में ही है, ऐसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए, ऐसा यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है। लेकिन राइटर साथ ही साथ बोलते हैं कि इस मामले में हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सुधार कर सकते हैं। कैसे? नई दवाइयों को लेकर आ सकते हैं, जैसे बेडाक्विलिन दवाई एक बेहतरीन दवाई मानी गई है, कारीगर दवाई मानी गई है टीबी की बीमारी के लिए। उसका डेलामेनिड आपको देखने को मिलेगा। बेडाक्विलिन अभी चर्चा में भी है, क्यों? क्योंकि इसका जो पेटेंट है ना वो अभी एक्सपायर होने वाला है कुछ टाइम में। जैसे ही पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तो इसको यहाँ पर सस्ते दाम में भी बनाया जाएगा। सस्ते दाम में बनाकर, जैसे जेनरिक मेडिसिन होती है ना, वैसे यहाँ पर इंडियन कंपनीज इस दवाई को कॉपी करके बनाने वाली हैं। तो हमें कुछ नई प्रकार की दवाइयाँ ट्राई करनी पड़ेंगी, नई प्रकार की दवाइयाँ लेकर आनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद में जो ओरली जो दवाइयाँ हैं वो देनी पड़ेंगी लोगों को। ओरली दवाइयाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, ओरली दवाइयों को रिप्लेस कर सकते हैं इंजेक्शन से, क्योंकि इंजेक्शन जब हमने लगाया है तो उससे कई सारे लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आए। कई सारे लोगों की किडनियाँ ख़राब हो गई, किडनी में प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जिन जिन लोगों में प्रॉब्लम है इंजेक्शन से, हम देख रहे हैं एक बड़े लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है लोगों में, तो इंजेक्शन को भाई खाने वाली दवाई से रिप्लेस कर दो। तो नई दवाइयों को लेकर आओ, जो आपकी पूरी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है उसमें आप नई दवाइयों को एंटर करो, जिससे आप क्या होगा, क्योंकि एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में जो दवाइयाँ रखी जाती हैं ना उसके प्राइस को कंट्रोल रखा जाता है, ताकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर उसको अफोर्ड कर सके, हर एक व्यक्ति यहाँ पर उस दवाई को परचेज़ कर सके। तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया कि आप इस दवाई को इस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर में डालो, ताकि इसके दाम को कंट्रोल किया जा सके। अब कंट्रोल होगा तो लोग यहाँ पर इसको आराम से अफोर्ड भी कर पाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। फिर एट द लास्ट यहाँ पर ये कुछ सजेशन देते हैं, वे फॉरवर्ड देते हैं कि इंडिया को ज़रूरत है एक नेशनल कैंपेन लॉन्च करने की। एक नेशनल कैंपेन हम लोग को यहाँ पर लॉन्च करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे
हम क्या करेंगे, उस कैंपेन में हम लोग टीबी से जो पीड़ित लोग हैं ना, उनको हम लोग मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि लोगों को यहाँ पर हिम्मत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। प्लस इस मामले में, इस कैंपेन में जो टीबी से गुजरे हुए लोग हैं, ठीक है, इस बीमारी से जो सफ़र कर रहे लोग थे, जो यहाँ पर अभी बच चुके हैं, इस बीमारी से बाहर आ चुके हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पेशेंट्स के साथ में। यानी कि जो लोग ठीक हो चुके हैं, वो अभी टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ में बातचीत करके, कम्युनिकेशन करने के बाद में उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि भाई छोटी सी बीमारी है, आप आराम से टैकल कर सकते हो, है ना, आराम से यहाँ पे लड़ा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सर्वाइव किया है इस डिजीज़ से, वैसे यहाँ पर आप लोग भी सर्वाइव कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, टीबी सर्वाइवर्स को हम इस अपने कैंपेन के अंदर में लेकर आ सकते हैं, जो कि एक कारगर साबित भी हो सकता है ना। लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। प्लस एक और काम करना होगा कि जो आपकी निक्षय पोषण योजना है ना, इसमें आप 500 रुपये दे रहे हो पेशेंट को, उस 500 रुपये के बढ़ाकर लगभग कम से कम 2,500 रुपये होने चाहिए। 2,500 रुपये के आसपास होने चाहिए, ताकि यहाँ पर उस टीबी के पेशेंट को अच्छा सा न्यूट्रिशन सपोर्ट मिल तो सके, क्योंकि 500 रुपये में क्या ही उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलेगा। तो एटलीस्ट यहाँ पर 2,500 रुपये होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर एक और चीज़ कर सकते हैं हम, क्या, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पर यह है कि टीबी को लेकर हमारे पास में टेस्टिंग करने की जो फैसिलिटीज़ है वो इतनी नहीं है। तो हमें यहाँ पर नए नए डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हैं, इसको लेकर आना होगा, और इसकी जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना होगा, यानी कि हर जगह पर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको अवेलेबल करवाने होंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस टेस्ट के दाम भी बहुत महंगे रख दिए जाएँ ताकि यहाँ पे लोग करवा ना पाएँ। तो इसको भी नॉर्मल रखना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस उसके बारे में पता चलें, क्योंकि जब हमें केसेस के बारे में पता चलेगा तब हम उसको हैंडल कर पाएंगे। जब केसेस के बारे में पता ही नहीं चलेगा, वो अनरिपोर्टेड केसेस होंगे और वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। साथ ही साथ में इंडिया को इन्वेस्ट करना होगा टीबी से रिलेटेड रिसर्च के अंदर में, ठीक है, क्योंकि कब तक हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो खुद से यहाँ पे हमारे देश को रिसर्च करनी होगी इस पूरे बीमारी को लेकर, नए नए इनोवेशंस लेकर आने होंगे, स्ट्रैटेजीज़ लेकर आनी होंगी, ताकि हम टीबी को एलिमिनेट कर सकें। तो ये थे यहाँ पे राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और पॉसिबिलिटी है इसको लेकर आपसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन इसी टॉपिक के बेसिस के ऊपर है। तो मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्पाइट सेवरल एफर्ट्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि हम लोगों ने कई प्रयास करे, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत सारे नियमों का यूज़ किया, ताकि हम लोग टीबी को कंट्रोल कर सकें, लेकिन फिर भी जो टीबी है ये अपने आप में इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू बनकर आ गया है। हमने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है टीबी हमारे देश में। तो आपको डिस्कस करना है इस प्रॉब्लम को, कि क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, फिर साथ में ये बताना कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस ट्यूबरक्लोसिस के बर्डन को टैकल करने के लिए, हमें क्या क्या करना चाहिए इस बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में रीड कर देता हूँ। डिस्पाइट सेवरल एफर्ट्स एंड रेगुलेशंस, ट्यूबरक्लोसिस रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट इशू इन इंडिया। डिस्कस ऑल्सो प्रोवाइड मेजर्स टू बेटर टैकल द बर्डन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। हिंदी में रीड कर देता हूँ। कई प्रयासों और नियमों के बावजूद जो ये टीबी है, तपेदिक, भारत में एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है। इसके ऊपर चर्चा करना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह बताना है ट्यूबरक्लोसिस का जो ये बोझ है ना, इससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये आपको समझाना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा मेंस वाला चैनल मिलेगा, जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी जाकर आंसर लिखकर सबमिट कर सकते हो। आंसर लिखकर सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम करना है आप सभी लोगों को, वो है एटलीस्ट दो आंसर्स रिव्यू करना है। 15 मिनट लगेंगे, आप 2 आंसर्स रिव्यू करके आप अपना फीडबैक देख सकते हो किसी के भी आंसर को, ठीक है। तो जब भी आप 2 आंसर रिव्यू करोगे तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप अपने खुद के आंसर में लिख सकते हो, या आपने खुद के आंसर में नहीं लिखे हैं उसके बारे में जानकारी पता चलेगी। उसके बाद में सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप उनको बता सकते हो कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हो। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव में वो पूरा का पूरा ग्रुप चल रहा है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं दोस्तों। जो अगला एडिटोरियल है वो यहाँ पर आप देख पाओगे, मनेगा गांधी ने लिखा है, एक बीजेपी मेंबर भी हैं। अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, डॉग ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझाया है। देखो इनका कहना यहाँ पर यह है कि लगभग 25,000 सालों से जो डॉग्स हैं, जो ये कुत्ते हैं, ये इंसानों के साथ में रह रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सालों से यहाँ पर ये रह रहे हैं। तो डॉग के साथ में लोगों का, काफ़ी से लोगों का इमोशनली अटैचमेंट हो चुका है ना। डॉग्स बहुत लॉयल हैं, फ्रेंडली रहते हैं और बहुत होशियार भी होते हैं, वफादार होते हैं। इस प्रकार की चीज़ों के कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे।
लेकिन कई सारे लोग जो है ना वो डॉग्स के प्रति जो इंटॉलरेंस है वो पूरा फेस नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग यहाँ पर डॉग्स को झेल नहीं सकते, कुछ लोग यहाँ पर डॉग्स को पसंद ही नहीं करते। अब जब वो डॉग्स को पसंद नहीं करते वो दूसरे जानवर को भी नहीं पसंद करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर डॉग्स के प्रति अन्याय हो उसको नहीं झेल सकते, यानी कि कुछ डॉग लवर्स होते हैं। ऐसे आपको अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे लोगों की देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पिछले कुछ समय में बहुत सारे डॉग बाइट के केस निकल कर आए। डॉग बाइट के केस ऐसे निकल कर आए जहाँ पर हैदराबाद के अंदर एक बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके बाद में कई सारी और जगह पर यहाँ पर इस प्रकार से डॉग बाइट के केस निकल कर आए हैं। तो जब ये डॉग बाइट के केस निकल कर आए तो लोगों ने यहाँ पर डॉग्स को मारने की सलाह दी कि डॉग्स को मार दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। और लोगों के प्रति एक डर बैठने लगा मोहल्ले के अंदर में कि भाई यहाँ पर डॉग है और डॉग ये काटता है, ये काटता है, वो काटता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है बातें फैलने लगी और लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं डॉग्स के प्रति जो हेट है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगा इन केसेस को देखते हुए। फिर उसके बाद में ये इन्होंने एक बात और बोली है कि जो बच्चे की डेथ हुई थी ना, जो बच्चे को काटा था बुरी तरह से, तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि हमने खुद कुछ सबूत देखे हैं कि जहाँ पे बच्चा जो है उस डॉग को चिढ़ा रहा था, उस डॉग को छेड़ रहा था। जब वो छेड़ेगा छिड़ाएगा तो वो डॉग काटेगा। तो उसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पूरी तरह से मोहल्ले के सारे डॉग्स को मार दिया जाए या उनकी पॉपुलेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल लगाया जाए। क्योंकि हाल ही में एक आर्टिकल कवर किया था मैंने, आपको याद होगा, आपको मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल कवर किया था जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जो डॉग्स हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली लगभग 80 मिलियन के आसपास डॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। और डॉग्स और ह्यूमन का रेशियो देखोगे तो लगभग कह सकते हो कि अगर कोई 36 लोग हैं तो 36 लोगों, एक तरफ 36 लोग हैं तो 36 लोग के लिए एक डॉग आपको देखने को मिल जाएगा। और डॉग की पॉपुलेशन पिछले कुछ समय पर थोड़ी सी ग्रो भी की है, ऐसा यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। दुनिया भर में क्या हो रहा, डॉग बाइट के केसेस बढ़ते हुए नजर आए पिछले कुछ समय में। दुनिया भर में लगभग 60,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है डॉग बाइट की वजह से। और इन 59,000 में से 36% केसेस केवल भारत से निकल कर आए हैं। इंडिया में रेबीज़ की वजह से जो डेथ हुई है वो बढ़ती चली गई हैं। रेबीज़ समझ लो, डॉग के काटने से रेबीज़ फैल जाता है। तो 1998 में आप देख पाओगे, 2012, फिर 2020 में तो काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई है रेबीज़ की वजह से। 15 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं ना वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर रहे हैं। 15 साल से कम उम्र वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा बुरी तरह से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है इन डॉग बाइट की वजह से, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो इंडिया में खासकर बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा डॉग बाइट के अटैक्स देखने को मिले हैं ना। उसका राइटर क्या बोलती हैं, राइटर बोलती हैं कि एक सोल्यूशन लोग ये दे रहे हैं कि डॉग बाइट के अंदर में, यानी कि जो डॉग बाइट के केसेस हैं अगर इसको कंट्रोल करना है तो डॉग में स्टरलाइजेशन कर दिया जाए, यानी कि नसबंदी करवा दी जाए। अब नसबंदी से क्या होगा, नसबंदी से यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन है वो रुक जाएगी, है ना, इनकी आबादी पूरी तरह से थम जाएगी, ऐसा कह सकते हो। लेकिन राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि ये नसबंदी करवाना सही नहीं है। इससे क्या होगा, इससे एनवायरमेंट के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ख़त्म कर दोगे तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रॉब्लम ऐसी एक जगह हुई भी थी, देखो राइटर ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने यहाँ पर 1665 का एग्जाम्पल दिया कि 1665 में जो प्लेग है, प्लेग बीमारी पूरी तरह से लंदन में फैल गई थी। प्लेग जो चूहों से फैलती है। अब आप कहोगे इसमें और डॉग के केस में क्या लिंक है, इसमें लिंक यह है क्योंकि प्लेग जो बीमारी लंदन में फैली थी ना, उससे कुछ टाइम पहले ही लंदन के अंदर में लगभग 2.5 लाख डॉग्स को मार दिया गया था। 2.5 लाख डॉग्स और कैट्स, यानी कुत्ते और बिल्ली मार दिए गए थे 2.5 लाख के आसपास। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो चूहे की संख्या पूरी तरह से बढ़ गई। चूहों की संख्या उस पूरे इलाके में इतनी तेज़ बढ़ गई और ये चूहों की वजह से प्लेग फैला। और फिर ऐसी यहाँ पर ब्लैक डेथ नाम की जो बीमारी है वो फैल गई थी। लोगों की बहुत भरपूर मात्रा में मृत्यु हुई थी। ब्लैक डेथ पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था। तो आप इमेजिन करो कि कितनी बड़ी गलती कर सकते हो अगर डॉग स्टरलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया, डॉग की नसबंदी करके डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया या ख़त्म ही कर दिया गया पूरी तरह से पॉपुलेशन को, या मार कर इनको ख़त्म कर दिया गया, तो इससे कोई दूसरा जानवर उसकी गैप में आ जाएगा क्योंकि वो एरिया खाली हुआ, दूसरा जानवर आएगा, हो सकता है दूसरा जानवर और ख़तरनाक हो, जैसा लंदन वाले केस में देखने को मिला था। ठीक है, लगभग कह सकते हो कि लंदन वाले केस में जो ना 70% जो पॉपुलेशन है, आबादी साफ हो गई थी ब्लैक डेथ पेंडेमिक की वजह से। लोगों ने इतना ज़्यादा बुरा सफ़र किया था। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम से आराम से टैकल किया जा सकता है क्योंकि अगर ये जानवर नहीं रहेंगे तो इनकी जगह पर चूहे, मंगूस, कॉकरोच, इस प्रकार के जो जानवर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने स्टार्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में थोड़ा बर्थ कंट्रोल करने का प्रोसेस है। आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से नसबंदी कर सकते हो। आप थोड़ा सा कंट्रोल करो, कंट्रोल लेवल में जितना रिक्वायरमेंट हो।
तो राइटर ने बोला इसके लिए हमारे पास में बॉडी भी है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 आपको देखने को मिलेगा, 2001 के पूरे नियम है ये। लेकिन ये नियम सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर इन रूल्स को इंप्लीमेंट कर रही हैं उनके पास में ना कभी पैसा नहीं है, या फिर कभी वहाँ पर प्रॉपर स्टाफ नहीं है, या उनका बजट नहीं है, या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या करप्शन बहुत ज़्यादा है कि कोई पैसा आता है तो पैसा वही सारे लोग मिलकर खा जाते हैं, तो वो पैसा इधर वेलफेयर में खर्च किया ही नहीं गया। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इनकी वजह से जो ये डॉग बाइट के केसेस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे राइटर मेंशन करती हैं काफ़ी बार क्या होता है ना कि हम लोग, मतलब ज़्यादातर आजकल यही हो रहा है कि जो लोग हैं उन्हें डॉग पसंद तो हैं, लेकिन इंडिया की जो नेटिव ब्रीड्स हैं वो नहीं पसंद है, फॉरेन ब्रीड्स पसंद है, बाहर के अलग अलग विदेशी ब्रीड्स ले आएंगे वो ज़्यादा इनको पसंद आ रही है। और जबकि यहाँ पर इंडिया की खुद की जो ब्रीड्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर अडॉप्ट करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, इंडियन ब्रीड्स को यहाँ पर ग्रो करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लंबे समय से बाहर की ब्रीड्स को लेकर आ रहे हैं, और बाहर की आप अगर ब्रीड को लेकर आते हो इंडिया में, काफ़ी बार वो ब्रीड एग्रेसिव हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार आप देख पाओगे कुछ ऐसी ब्रीड है जो कि नदर्न कंट्रीज़ में पाई जाती हैं, यानी ठंडे इलाके में, आप इंडिया में लेकर आ गए। अब इंडिया में नॉर्मल टेम्परेचर देखो, थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहती है, तो वो जो डॉग है ना वो उन चीज़ों को, उस टेम्परेचर को फेस नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है ना, उस टेम्परेचर को वो हैंडल नहीं कर सकते, उससे भी यहाँ पर उनके अंदर अग्रेसिवनेस देखने को मिल जाता है। काफ़ी बार ऐसी काफ़ी सारी ब्रीड्स की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो इससे अच्छा यहाँ पर यह है कि हम इंडियन ब्रीड्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, इंडियन ब्रीड्स को थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर अडॉप्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि जो नेटिव ब्रीड्स होंगी उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा मजबूत होगा, क्योंकि वो यहाँ पर पले हैं, यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ पर वो डॉगी रह रहे हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, और जब भी डॉग बाइट का केस निकल कर आए, राइटर बोलती हैं, तो हमेशा पहले आप एविडेंस लेकर आओ और प्रूफ लेकर आओ, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे केसेस देखते हैं, रिसेंटली जहाँ पे 2 बच्चों की मौत हो गई है डॉग की वजह से, डॉग के काटने की वजह से, न्यू दिल्ली के वसंत कुंज में। लेकिन मेयर ने क्लैरिफाई यहाँ पर किया, ये बेसिकली एक ऑटो स्पाई रिपोर्ट थी, है ना, यहाँ पर ऑटो स्पाई रिपोर्ट थी, ऐसा यहाँ पर बोला गया, प्रॉपर रिपोर्ट यहाँ पर उसकी मिल ही नहीं पाई। और काफ़ी सारी जगह पर आप देख पाओगे ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं कि मतलब लोग बोल रहे हैं कि डॉग ने अटैक किया है, लेकिन जब उनको कैमरे में देखा गया, उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया, तो वो व्यक्ति डॉग को ही परेशान कर रहा था, डॉग के ऊपर ही यहाँ पर कह सकते हो, अगर उसके साथ में छेड़खानी करोगे, उसके साथ में उसको ज़्यादा परेशान करोगे, तो वो डॉग अग्रेसिवनेस दिखाएगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है। हमेशा यहाँ पर डॉग को मार दिया जाए, उस एरिया से खाली कर दिया जाए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उससे एक प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी नई बीमारी आ सकती है, जैसा यहाँ पर अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल देकर इन्होंने समझाया है। क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर डॉग के काटने की वजह से रेबीज़ जैसी बीमारी फैल जाती है, तो रेबीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने के, देखो रेबीज़ का पता थोड़ा देर से चलता है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, डॉग के काटने की वजह से सोचता है अरे नॉर्मल है यार, है ना, इंजेक्शन वगैरह लगवाते नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मौत का कारण बन जाता है। उसमें यहाँ पर उन लोगों की लापरवाही है, उस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। कैसे कंट्रोल करना होगा, जब भी अगर यहाँ पर डॉग काट ले तो इंजेक्शन तो लगवाना ही है, तुरंत लगवाना है, लेकिन ध्यान रखना काट जब अगर लेता है ना, कहीं पर अगर खून वगैरह हो रहा है, तो हमेशा फोकस ये करना कि उसको साबुन से रगड़ कर धो लिया जाए। अगर आप धो लोगे तो उससे क्या होगा, उसका डॉग का जो सलाइवा है ना वो वहाँ पे साफ़ हो जाएगा, क्योंकि उसके सलाइवा की वजह से यहाँ पर जो ये रेबीज़ है वो फैलता है, उसके जो लार है वो यहाँ पे आपके जहाँ पे भी काटेगा घाव से ख़त्म हो जानी चाहिए। इस वजह से यहाँ पर उसको धो लेना चाहिए एंटीसेप्टिक से, और उसके बाद में तुरंत इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इंजेक्शन इग्नोर नहीं करना है, काफ़ी लोग इंजेक्शन इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं यार कुछ होगा ही नहीं, और 2-3 साल में असर दिखना स्टार्ट होता है, और असर दिखना स्टार्ट होता है, उसके बाद में यहाँ पर वो इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली बोला गया कि इस चीज़ में भी यहाँ पर लोगों को सतर्कता जो है वो दिखानी होगी। तो ये था पूरा का पूरा स्ट्रीट डॉग्स और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिल चुकी है। नाउ फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या था, इंडियन जुडिशरी के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेंगे, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। पहला क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, तो उन जज को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की परमिशन से वापस से सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं, कह सकते हैं उनसे भाई बैठो और सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह काम करो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो अपने जजमेंट को क्या कर सके, रिव्यू कर सके। तो क्या वैसी पावर हाई कोर्ट के पास में भी है? तो हाँ, हाई कोर्ट के पास में भी वैसी पावर होती है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सके। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दैट इज़ वाई आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2।
तो गाइज़ ये था आज का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।